Hello students, in this video we will continue the socio-cultural theory of cognitive development given by Lev Vygotsky and some of the important concepts in his theory. So let's start this video. So in his theory, Vygotsky proposed the concept of zone of proximal development in the context of cognitive development. So let's understand what is zone of proximal development. If you carefully analyze the example we have discussed in the last video, you will note that Rahul did try to solve the problem initially. Rahul was trying to close the bag, but he was not able to do so. He was pulling the flap of his bag and thus was thinking of how to solve the problem. And when he reached a point where he could not help himself, then he asked for help. Yani, he was initially trying to close the bag himself, but he has failed to do so. And when he has realized that he would not be able to close the bag, he asked for help from his elder brother. So, when a learner asked for help or reached a point where he got to know that he is not able to solve the problem and he needs the assistance or help or guide from, like in our last video we have discussed the concept of more knowledgeable other. So he asked for help. Why? And he can only ask for help from people who know how to solve that problem. Right. So Vygotsky called this zone of proximal development. Vygotsky ने इस सिचुएशन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है. तो आइए समझते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है. Now let's try to understand the concept of zone of proximal development as given by Vygotsky. A ZPD is identified when a child has reached a point near to solving the problem but is unable to solve the problem by himself without help. This shows a lag between child's current ability to solve a problem and potential ability to solve the problem. यानी ZPD जो है हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर के a child is unable to solve the problem by his own. This shows, ये दिखाता है कि बच्चे की जो एक्चुअल एबिलिटी है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और जो एक पोटेंशियल एबिलिटी है, यानी अगर बच्चे को हेल्प प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर उसको हेल्प नहीं मिलता है तो ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिज ओन. जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसकी कुछ पोटेंशियलिटीज होगी. ठीक है, तो हम अगर ऐसा समझे कि कुछ टास्क है जो बच्चा इस एरिया से लेके इस एरिया तक कर सकता है अगर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएं, और वो ऑल अलोन इन टास्क को कर सकता है. टास्क वैसे टास्क जो बच्चा खुद कर सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया, यानी कि अब अगर हमने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई प्रॉब्लम्स की तो बच्चा खुद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको हेल्प की जरूरत है कि कोई उसकी हेल्प करे एंड हेल्प से वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. ठीक है, तो ये जो एरिया है वैसा एरिया जहां पर के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट हैं बच्चे के लिए ऑल अलोन सॉल्व करने के लिए, लेकिन हेल्प प्रोवाइड किया जाए तो वो सॉल्व कर सकते हैं. और ये एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जहां पर कि अगर हेल्प हम प्रोवाइड भी करें, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी है कि अगर हम हेल्प भी प्रोवाइड करें तो बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर सकता. इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. जैसे एक क्लास 2 का बच्चा है, अब वो
क्लास 3 में आया, तो अगर उससे क्लास 1 की या केजी की या नर्सरी की मैथ्स प्रॉब्लम उसको दी जाएगी तो वो सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगा। तो वो ये एरिया होगा कि ये वो खुद कर सकता है। क्लास 3 में अब वो आया है और अब जो उसको प्रॉब्लम्स मैथ्स की मिल रही हैं वो सॉल्व तो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बट उसको टीचर्स की गाइडेंस की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उस 3rd क्लास के बच्चे को 4th या 5th क्लास की मैथ्स दें और हेल्प भी प्रोवाइड करें और उसको 3rd की भी समझ अभी नहीं है, तो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने पे भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि बच्चा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि बच्चे की करंट एबिलिटी क्या है और पोटेंशियल एबिलिटी क्या है, उस जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसको और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। So as you can see from this figure, so this is too easy zone, like the student can solve the problems by his own when we are increasing the difficulty level। यानी अगर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं तो बच्चा उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बच्चा और डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ही वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। यहाँ से लेकर के इस एरिया तक को अगर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं तो बच्चा खुद नहीं कर पाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन अगर हेल्प हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो ये वो एरिया है कि डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ाए क्वेश्चंस के तो और उनको साथ में हेल्प भी प्रोवाइड किया तो वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विथ हेल्प, यानी मदद उसको प्रोवाइड करना होगा। ये एरिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद का एरिया है जो टू हार्ड जोन, यानी अगर हमने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई क्वेश्चंस की और हेल्प भी प्रोवाइड किया बट द स्टूडेंट वुड नॉट बी एबल टू डू दोज टास्क, तो हमें एज अ टीचर ये ध्यान रखना है कि हम जब बच्चों की किसी भी तरह के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो हमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ही अंदर रहना है। इस बात को फिगर आउट करना पड़ेगा। और इसी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हेल्प कौन प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को, मोर नॉलेजेबल अदर या मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये कौन हो सकता है? ये कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका एल्डर ब्रदर या सिस्टर या पेरेंट्स या टीचर्स या जो कोई भी जिसको उस प्रॉब्लम की समझ है या नॉलेज है, ठीक है। तो ये जो हेल्प है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है बाय मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो है टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइडेड टू अ लर्नर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। I hope the concept of zone of proximal development is now clear to you guys. Until then, keep learning. Thanks for watching.